हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेज में। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट, है ना। आमतौर पे आपका ये तीसरा प्रैक्टिस सेट हो जाएगा और ये एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एसएससी जीडी हो, यूपीपी हो, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस सीपेट, जो भी आमतौर पे एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं सभी के लिए जीएस का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, ठीक है ना। बिल्कुल धुआंधार क्लास हम लोग लेंगे, है ना। काफ़ी मज़ा आएगा। ये तीसरा सेट है और ये कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा। तो आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चूँकि जीएस हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, तो उन सब के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ध्यान से इसको कंप्लीट देखिए। फिलहाल के लिए एसएससी का ये आप कह सकते हैं प्रैक्टिस सेट है। तो शुरू करते हैं और अंत तक वीडियो को देखिए, है ना। चीज़ें आपको देखने में और देखने को ठीक ठाक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आमतौर पे आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। तो शुरू कर देते हैं भाई। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किस यानी उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है। तो कौन बनाती है, कौन ऐसा है जो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सभी जो अर्थव्यवस्थाओं की महत्वपूर्ण क्रियाकलाप हैं उनको वो संजोती हैं, बनाते हैं ना। देखिए एसएससी जीडी की ही बात कर लें तो हर सेट में 20 ही क्वेश्चन है। तो हर सेट में 1 से 2 इकोनॉमी, 1 से 2 पॉलिटी के सवाल आपको देखने को मिल रहा है। तो 2-2 का औसत मैं देख रहा हूँ, सभी जगहों से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका इकोनॉमी से, अर्थशास्त्र से, अर्थव्यवस्था हम कह सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें उद्योगपति, नागरिक, न्यायपालिका ये सब काम नहीं करती हैं। कौन करेगा? सरकार। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक बार पढ़ेंगे तो आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा हमें सोचना भी नहीं था, है ना। हम लोग अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे तो खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इस तरीके से प्रश्न कई बार बन जाता है। तो हम लोग क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के लोग हैं जिसमें सरकारें भी काम कर रही होती है और खुला बाजार नियंत्रण जो होता है आमतौर पे खुले बाजार में होता है, उसमें नियंत्रण तो होता नहीं है। तो वो फुल तरीके से कंपटीशन उसमें रहता है। पिछले क्लास में, पिछले वाले सेट में इस चीज़ की चर्चा की गई है, तो उसको भी आप देख लेंगे। तो अभी इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। न्यायपालिका से इससे कोई लेना देना है नहीं, ठीक ना। तो आगे हम बात कर लेंगे। कह रहा है फिर से प्रश्न इकोनॉमी का ही हो जाएगा, ये भी आसान है, थोड़ा सा सोचना है इसमें। कह रहा है कि कहता है कि अगर हम किसी आगत के प्रयोग में वृद्धि करते हैं जब अन्य आगत स्थिर हों, तो आगत मतलब इनकम समझ लीजिए, तो एक समय के बाद ऐसी स्थिति आएगी कि प्राप्त होने वाला अतिरिक्त आगत, जैसे आगत की जो सीमांत उत्पादक है वो घटने लग जाएगी, गिरावट होगी। तो वो उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो उसे हम कहते हैं ह्रासमान फार्मास्यूटिकल उत्पादन नियम, ठीक है। जो समय के साथ गिरावट उत्पन्न हो जाएगी, है ना। आगत स्थिर रहेगा, फिर समय के साथ स्थितियां बदलेंगी, फिर उसमें हमें देखने को गिरावट देखने को मिलने लगेगा, ठीक है ना। तो ह्रासमान फार्मास्यूटिकल उत्पादन नियम कह लेंगे। अल्पकाल, दीर्घकाल तो इसमें कोई मतलब ही नहीं, है ना। परिवर्ती अनुपात भी नहीं होगा आंसर। तो ये थोड़ा सा देखिए बढ़िया लेवल के आपको प्रश्न देखने को। उसके बाद हम बात करेंगे का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। अब देखिए ये प्रश्न काफ़ी बढ़िया है। तो सर्वोच्च न्यायालय देखिए ये है सर्वोच्च न्यायालय। इसका पहले आंसर देख लेते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा ठीक ठाक चर्चा करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। कह रहा है कि इसका क्या मतलब है कि शामिल जो मुद्दे हैं उस पर पुनर्विचार करेगा। जब पुनर्विचार वाली बात आएगी तो पुनर्विचार कब किया जाता है? जब अपील किया जाए, है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय के ये कुछ क्या है, क्षेत्राधिकार हैं जिसमें अपीली न्यायालय के तहत क्या करता है, वो पुनर्विचार करता है, ठीक है ना। इस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात कर लेंगे तो सीधी सी बात पहले समझिए कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वो अनुच्छेद 124 के तहत हम देखते हैं। आर्टिकल 124, ठीक है, अनुच्छेद 124 के तहत 125 में फिर उसके वेतन भत्ते जो न्यायाधीश होते हैं उनकी बात। अच्छा सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं तो तुरंत हाई कोर्ट भी आपको तुरंत ध्यान रखना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे हो जाता है 214 हाई कोर्ट, ठीक है ना। और 217 में हाई कोर्ट के जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति हो जाती है 217 में। और ये कई बार पूछता है कि जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो न्यायाधीश तब भी और हाई कोर्ट में भी।
लेकिन वहाँ पर जो है उस राज्यपाल की मदद से, राज्यपाल, वहाँ का मुख्य न्यायाधीश, समझ रहे ना, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, इन सब की मदद से 217 के तहत हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, तो समझ गए 214 में क्या है? हाई कोर्ट की बात हो रही है, और 124 में सुप्रीम कोर्ट। वैसे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जब हम शुरू में देखते हैं, जब संविधान पढ़ना शुरू करते हैं, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हैं ना, तो उसी के तहत 1774 में क्या किया गया था? सबसे पहले कलकत्ता में क्या, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई थी, है ना, कलकत्ता में। ठीक है, और उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे उस समय एलिजाइम पे, है ना, वारेन हेस्टिंग के टाइम ड्यूरेशन की बात है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ अपने अधिकार होते हैं, है ना, तो उसमें से क्षेत्राधिकारों में जैसे अपीलीय, या अपीली में तो अपील जब करेगा तभी, सलाह संबंधी जब भी कभी भी चर्चा होगी तो अनुच्छेद 100 आपका जो है अनुच्छेद 143 के तहत जो है सलाह संबंधी, या हम कह लेते हैं जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति को कौन सलाह देगा? सुप्रीम कोर्ट। ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट की हो रही हैं, ध्यान से समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को क्या करेगा? सलाह देगा, या हम कह सकते हैं परामर्श देगा, है ना, जब परामर्श की जरूरत पड़ेगी राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 143 काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखेंगे। वैसे मौलिक क्षेत्राधिकार में अनुच्छेद 131 हो जाता है, ठीक है ना, थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूं। अनुच्छेद 131 में मौलिक क्षेत्राधिकार, ठीक है, और सलाह वाला तो हो गया 143। ये जो है ये थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे रिट होना चाहिए था, गड़बड़ है, ठीक है, रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। ठीक है, रिट के मामले में सामान्य रिट और अलग अलग रिट होते हैं, तो इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ, ये सब इरेज करता हूँ, पहले ध्यान से समझिए। रिट दो प्रकार से देखे जाएंगे। देखिए अनुच्छेद 32 जो क्या है, अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उसके तहत रिट जारी करेगी। ठीक है, अभी इसके क्षेत्राधिकार अलग भी हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। देखिए अनुच्छेद 32 कह लीजिए और अनुच्छेद 226, इसके तहत कौन, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट और इसके तहत हाई कोर्ट। ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार के साथ साथ अन्य जो सामान्य न्यायिक और सामान्य जो रिट होती हैं उसको भी देखता है, तो अनुच्छेद 32 और 226 सिर्फ मौलिक अधिकारों के प्रति जो है रिट जारी किया जाता है। ठीक है ना, तो रिट कई सारे तरीके से होते हैं, चाहे बंदी प्रत्यक्षीकरण हो, अधिकार प्रक्षा हो, प्रेषण हो, है ना, ये सब रिट होते हैं। तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, रिट जारी करेगी, है ना, और हाई कोर्ट 226 के तहत, ये इतना ध्यान रखेंगे। हाई कोर्ट की तुलना, जो सुप्रीम कोर्ट की तुलना में हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ मौलिक अधिकारों का जब हनन हो रहा होगा तभी रिट जारी कर सकती है हाई कोर्ट। चूंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन दोनों के पास जो है पूरे देश के अंदर और सभी हम कहें तो न्यायिक व्यवस्थाओं को देखने और उसको संरक्षित रखने, मौलिक अधिकारों को संरक्षित रखने का एक अपना जो है नैतिक जिम्मेदारी दी गई है आर्टिकल के तहत। ठीक है ना, अन्य जो रिट संबंधी अधिकार होते हैं वो अनुच्छेद 132, 33, 34, 36 ये हो जाते हैं ना। अन्य 32 के अलावा मैं कह रहा हूँ, ये मौलिक अधिकारों की बात हो रही थी, उसके अलावा जो अन्य क्षेत्राधिकार होंगे रिट के सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकारों में, तो अनुच्छेद 132 में, अनुच्छेद 133 में, अनुच्छेद 134 में और अनुच्छेद 136 में इनको अलग अलग रिट दिए जाते हैं। सामान्य के लिए हो जाते हैं, ये दीवानी मामले के लिए हो जाएगा रिट जारी करना, और ये फौजदारी के लिए हो जाएगा, और ये विशेष आमतौर पे, समझ रहे ना। तो इस तरीके से रिट जारी किया जाता है। वो मुझे उम्मीद है कि ये थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा पता नहीं क्या, लेकिन ये चीज़ें ध्यान रखिए, ये बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेगा, इतना डीप नहीं जाएगा, परेशान मत होइए। ठीक है, तो उस पर अब चर्चा भी नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति से सलाह अनुच्छेद 143 के तहत कौन लेगा, राष्ट्रपति सलाह लेगा सुप्रीम कोर्ट से। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। प्रश्न क्या था हमारा कि अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब होता है सर्वोच्च न्यायालय मामले में उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार किया जाएगा, तो अपील करने के बाद ही होता है ना। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस
संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की। अब फिर से वही उच्च न्यायालय, अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है ना। और इसमें जो चर्चा होती है वो क्या हो जाता है, 217 तो हम जानते हैं राष्ट्रपति ही नियुक्ति करेगा, ये भी जानते हैं, अभी चर्चा कर ही रहे थे। और किसके किसके मदद से, जो मुख्य न्यायाधीश है राज्यपाल है ना, और वहाँ का मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट का, इन सब की मदद से न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। इसमें भी सब क्लॉज एक दो जाएंगे, उसमें में ज़्यादा नहीं जाना है। लेकिन 60 से 62 कब कर दी गई, ये प्रश्न पूछा जाएगा। अब यह नहीं कह सकता है कि प्रश्न आपसे सामान्य पूछ लेगा कि बताइए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो रिटायरमेंट का जो समय है वो कितना है, तो अब हो गया है 62। लेकिन कब हुआ था ये, 1963 में, 1963 में 15वें संविधान संशोधन में, ठीक है। तो 60 से 62 कर दिया गया था। क्लियर है, चीजें क्लियर हो गई होंगी। ध्यान से देखते रहिए, मजा आएगा, काफी कुछ सीखेंगे, है ना। खैर, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में क्या उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे। एक चीज देखिए, ये ऐसा प्रश्न आएगा तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। आज वर्तमान का आप स्वरूप भारत का ज्योग्राफी देखेंगे और दिमाग लगाएंगे कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या उत्पादन होता है। वही चीज़ पहले भी उत्पादन हो रहे थे, तो जहाँ पर जो चीज़ें उत्पादित हो रही है वहीं पर ये लोग प्रताड़ित करते थे कि आप ये करो, आप वो करो, ठीक है ना। तो इसके लिए पहले मैं इसका आंसर करूंगा। देखिए, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसान को मद्रास के अंदर, जो चेन्नई साउथ वाला जो पूरा क्षेत्र है, वहाँ क्या होता है, आज भी क्या होता है, इसमें विकल्प में देखिए मसाले तो दिया भी नहीं है। वैसे मसाले तो फिर केरल ओरल में जाएंगे, है ना, मसालों की रानी केरल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा चावल। चावल का उत्पादन करने के लिए वो लोग ज़्यादा परेशान करते थे, ठीक है ना। सभी उस समय के दौरान जो जो क्षेत्रों में, हमारे भारतीय क्षेत्रों में जो जो उत्पादन होता था, उन सभी को उत्पादित करने के लिए ये लोग टॉर्चर लेवल पे परेशान करते थे। चाहे वो चाय वगैरह हो, सिक्किम वाले क्षेत्र में, है ना, सिक्किम हो गया, असम में बहुत परेशान करते थे कि आप चाय उगाइए, है ना। चावल उगाने के लिए साउथ इंडिया में, गेहूं का उत्पादन अगर कराना हो तो गेहूं के उत्पादन में उत्तर भारत में पंजाब में, ठीक है ना, गेहूं के उत्पादन के लिए गन्ना पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के जो निवासी थे उनको परेशान किया जाता था, जबरदस्ती मजबूर किया जाता था कि गन्ना उत्पादन करो। तो इस चीज़ को समझिए, जहाँ जहाँ पर वर्तमान स्वरूप में, वर्तमान में जो जो चीज़ें, जैसे जूट की बात कर लें तो जूट का भी उत्पादन जैसे महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में, है ना, कपास को उत्पादन करने के लिए बड़ा परेशान करते थे। तो जहाँ जहाँ उत्पादन हो रहा है वहीं पे आप इसको नॉर्मल सा आंसर आप कर पाएंगे, ठीक है ना। तो परेशान नहीं होना, ये चीज़ वहीं से आज के स्थितियों से भी आंसर हो जाएगा। लेकिन अब हमें ध्यान क्या रखना चाहिए, इससे क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई तिनकटिया पद्धति क्या थी और कब। तो देखिए, बिहार के अंदर जो है अंग्रेजों ने एक चीज़, चूंकि वहाँ नील का उत्पादन होता था, है ना, नील की खेती होती थी, और चूंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनकी जो है, कपास बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ से चाहते थे, कपास ज़्यादा ज़्यादा वो ले जाते थे। नील चूंकि उन्हें क्या है, कपड़ों का उत्पादन करना है, फिर महंगे रेट पे ला के बाजार में उतारना है, ये सब चल रहा था उनका, है ना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनकी बहुत तेज़ी से चल रही थी, तो नील का उत्पादन करवा रहे थे, ठीक है ना। तो नील के उत्पादन के समय में फिर ये प्रश्न बनता है, गांधी जी जो है उत्तर भारत में पहली बार उजागर जब हुए तो किस समय, ठीक है ना। तो हम जानते हैं तिनकटिया पद्धति, है ना। तिनकटिया पद्धति क्या होता है, नील की खेती से संबंधित था, है ना। 3 कट्ठा मतलब जो है खेती मापने का एक इकाई है, ठीक है। तिनकटिया पद्धति यानी 3 कट्ठे में आपको नील की खेती करनी ही करनी है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ला साहब ने गांधी जी को आमंत्रित किया, शुक्ला जी बुलाए, है ना, कहाँ, बिहार में। और गांधी जी पहली बार उत्तर भारत में आए 1917 में, और यहाँ पे इन्होंने नील जो है या तिनकटिया पद्धति का पूरी तरीके से कहीं ना कहीं आंदोलन को संभाला और सक्सेस भी हुए, है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछ लिया है कि गांधी जी ने सबसे पहले शुरू कहाँ से किया था, तो अहमदाबाद मिल मजदूरों से, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। उत्तर भारत में, बिहार में आए थे नील की खेती, तिनकटिया पद्धति। तो फिलहाल इसका आंसर आप समझ पाएंगे, किसानों को मद्रास में चावल के लिए, ऐसा ही पंजाब में कह देंगे तो गेहूँ के लिए, यूपी में गन्ना के लिए, इस तरीके से असम में चाय के लिए, जो जो जहाँ जहाँ उत्पादन हो रहा था वहाँ पे, है ना। जूट वगैरह के लिए महाराष्ट्र और अन्य क्षेत्र, ठीक है। तो वो लोग मजबूर किया करते थे।
आई थिंक आपको यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। प्रश्न आ जाए कैसा भी तो आप टैकल कर पाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग, दिद्दा नाम की एक रानी भारत के किस भाग पर 980 से 1003 तक शासन किया। तो ये कहानी जो है ये काफ़ी बढ़िया प्रश्न बना है, बहुत जाके थोड़ा सा अंदर से प्रश्न बनाया गया है ना। तो दिद्दा नाम की एक रानी थी जो आमतौर पे कश्मीर की थी, ठीक है ना। पहले वो अपने पोतों का संरक्षण के रूप में शासन कर रही होती हैं, उसके बाद वो खुले तौर पे 980 से 1003 के बीच शासन करती हैं। और ये जो चर्चा मिलती है राज तरंगड़ी से मिलती है। राज तरंगड़ी कश्मीर की जितनी भी हमें जानकारियां, ज़्यादातर में जितनी भी जानकारियां हैं वो राज तरंगड़ी से मिलती हैं, जिसके रचनाकार कौन हो जाएंगे, कल्हड़, ठीक है ना। कल्हड़ जो है इसके रचनाकार हैं। और उसी में हम देखते हैं चाहे कनिष्क के बारे में रहा हो, बौद्ध संगति है ना, या अशोक ने श्रीनगर को बसाया वहाँ पर, तो उसकी भी चर्चा हम राज तरंगड़ी में ही देखते हैं, है ना। अशोक ने श्रीनगर को बसाया था। और वहाँ पे क्या है, कश्मीर में भी हम जानते हैं कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगति हुई थी, लास्ट वाली, ठीक है ना। तो ये चर्चा कनिष्क के समय होती है, तो ये राज तरंगड़ी याद रखेंगे, कल्हड़। वैसे कश्मीर की दिद्दा नाम की जो है रानी थी, ठीक है। फिर लोहार वंश हम कश्मीर में देखते हैं। और लास्टली राजा हरि सिंह जो भारत में विलय पत्र पे साइन करके भारत में कश्मीर को, पहले चूंकि इंडिविजुअल रहना चाहते थे, 3 ही क्षेत्र थे। एक तो देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ और चीज़ें चल रही थी कि भाई कौन पाकिस्तान में जाएगा या कौन स्वतंत्र रहेगा, तो उस समय कश्मीर बोला मैं स्वतंत्र रहूँगा, हरि सिंह राजा जो थे उस समय। फिर जूनागढ़ है, ठीक है, जूनागढ़ आपका सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में, मतलब गुजरात वाले क्षेत्र में। और एक हैदराबाद, ये 3 लोग जो है डिस्टर्ब कर रहे थे, बाकी सब मान गए थे। तो विलय पत्र के माध्यम से हरि सिंह ने अपने आप को भारत में शामिल करा लिया। क्यों? क्योंकि वहाँ से कबालिया, हम कह सकते हैं एक तरीके से आतंकवादी कह सकते हैं, ठीक है, पाकिस्तान के, वो आक्रमण कर रहे थे, काफ़ी बुरी स्थिति थी। और बाकी जूनागढ़ और हैदराबाद की तो कहानी हम जानते ही हैं, काफ़ी बेहतरीन जो है इनका। वही बात ना वल्लभ भाई पटेल जी का कि भाई प्यार से मान जाओ, है ना, एक हाथ में रोटी और एक हाथ में डंडा वाली बात। क्लियर, ये याद हो गया। कह रहा है उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई हैं। ये कौन सा प्रश्न है, तो ऐसे ही आप आसानी से कर लेंगे, उत्तर पश्चिमी भाग में, ठीक है। तो उत्तर और पश्चिम हमें पता है, डायरेक्शन देखना होगा इस तरीके का। तो भाई अब रुकिए, मैं आपको ये जैसे है, तो ये भारत है, ऐसे तो नदियों का था। तो भारत में देखिए ये पूरा हमारा क्या है, डायरेक्शन है, तो ये पूरब हो गया ना, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो कहीं से भी प्रश्न बनेगा तो हम बता पाएंगे। और क्या बोला जा रहा था, उत्तर और पश्चिम, अर्थात ये पूरा हिस्सा यहाँ से ये पूरा उत्तर और पश्चिम ही तो है, तो ये पूरा क्या है, पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान। फिर उत्तर वाले हिस्से में, उत्तर में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अफगानिस्तान पड़ता है 106 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद चाइना, और यहाँ भी चाइना। तो हम कहेंगे उत्तर में भी और उत्तर पूरब में भी चाइना ही है। हालांकि ये नेपाल है हमारा बीच में, देखिए नेपाल जो है उत्तर पूरब में पड़ेगा, पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में, और बाकी पूरा चाइना, ये बीच में भूटान भी है। और पूरब में क्या हो जाएगा, पूरब में हम कह देंगे म्यांमार हमारा जो है देश है पूरब में। तो ये इस तरीके से प्रश्न बन जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बांग्लादेश भी है, तो वो तो हमारे बीच में ही पड़ता है, तो डायरेक्शन से आ जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। और हमारे पास कितने हमारे पड़ोसी हैं, टोटल 9 पड़ोसी हैं, जिसमें से 7 लैंड से लगते हैं, ज़मीन से लगते हैं, और 2 जली हैं, है ना। कैसे, देख लीजिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सबसे छोटी लाइन उसकी है 106 किलोमीटर। फिर चाइना वहाँ से यहाँ तक है, 3 हो गए, बीच में नेपाल है 4, भूटान 5, म्यांमार 6, बांग्लादेश 7 हो गए जमीन से टकराने वाले। और 7वां में जो बांग्लादेश है, उसका सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी लंबी तटरेखा टकराती है हमारे भारतीय क्षेत्र से 4096 किलोमीटर, और सबसे कम 106 किलोमीटर अफगानिस्तान का। यहाँ से प्रश्न बहुत बार बनता है, ये फेवरेट है कि 3 तरफ से घिरा हुआ कौन सा राज्य है बांग्लादेश से, तो हमारा त्रिपुरा, ठीक है। और सबसे लंबी तटरेखा, जो सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करती है, वो बांग्लादेश, ठीक है। अब बचे हुए 2, 7 तो हो गए थे ना, बचे हुए 2, तो एक हो जाएगा नेपाल, क्या बोलते हैं, श्रीलंका, और दूसरा हो जाएगा नीचे यहाँ पे मालदीव, ठीक है, उसकी राजधानी माले है।
श्रीलंका की राजधानी क्या हो जाती है? जयवर्धने कोटे, ठीक है ना, कोलंबो नहीं। क्लियर है? तो बस ये तो ऐसे इस टाइप के प्रश्न भी बनते हैं, इसमें कौन सा हमें तोप मारना है ना, ये ध्यान रखेंगे। वैसे राज्यों में सबसे लंबी जो तट रेखा है वो गुजरात की है, ये भी कई बार पूछ लेता, सबसे कम गोवा की। ठीक, वापस आते हैं हम लोग अपने प्रश्नों पर। ये तो उत्तर पश्चिम में समझ गए कहाँ गया? पाकिस्तान, है ना, बांग्लादेश पूरब में है, हालांकि वो बीच में ही पड़ता है, म्यांमार भी पूरब में, श्रीलंका दक्षिण में। ठीक, सतलज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? ये कई बार प्रश्न बनता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए, ये जो है पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय, ठीक है। इन सब को मैं आपको, चलिए मैप में वापस चलेंगे, इसका मैं अभी, चलिए मैं मैप में चलता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ ये सारे के सारे हिमालय कौन कौन से हैं, ठीक है। उसी नदी वाले मैप चलते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं रहेगी। देखिए ध्यान से, सिंधु से सतलज तक इसके क्षेत्र 320 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा पूरा। इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पंजाब हिमालय, ध्यान से समझते रहिए, पंजाब हिमालय। फिर सतलज के बाद काली नदी तक, काली वही जिसे हम क्या कहते हैं? भारत में शारदा नदी कहते हैं, और नेपाल में काली नदी, और नेपाल की क्या है? वो शोक भी है। तो वो कहाँ? उत्तर प्रदेश में निकलेगी, कौन सी? शारदा। तो सतलज से, सतलज ये देखिए है, सतलज से शारदा तक के बीच की जो का क्षेत्र है उसे हम कुमायूं हिमालय कहते हैं। कुमायूं हिमालय मतलब कौन सा क्षेत्र? पूरा उत्तराखंड पूरा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का एरिया, ये सब आते हैं किसमें? कुमायूं हिमालय में। बात समझ आ रही है? फिर यहाँ से तिस्ता नदी तक, तिस्ता नदी तक ये पूरा हिमालय पड़ता है नेपाल हिमालय। सुनते रहिए, याद हो जाएगा, ठीक है ना। काली नदी से तिस्ता नदी तक उसे हम क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय, ठीक है, नेपाल हिमालय। नेपाल हाई है तो याद हो जाएगा, नेपाल हिमालय, ठीक है। उसके उपरांत तिस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच में, ब्रह्मपुत्र जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है ना, और चौड़ी और बहुत बार नाम बदलती है, तो फिलहाल के लिए ब्रह्मपुत्र नामों बदलना, हम कभी नदियां पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे। तो इस पूरे हिस्से को हम क्या कहते हैं? असम हिमालय। क्या कहते हैं? असम हिमालय, क्योंकि वो हिमालय जो है असम वाले क्षेत्र में पड़ेगा। तो इस तरीके से 4 बड़े हमारे क्षेत्रों में हम इसको देख पाते हैं, ठीक है। बाकी उधर जास्कर, काराकोरम, वो सब ऊपर वाले हिस्से में। ये आप याद हो गया, सिंधु से सतलज पंजाब हिमालय, सतलज से काली नदी, कुमायूं हिमालय। कुमायूं से बहुत बार पूछा है प्रश्न, ठीक है, कुमायूं, गढ़वाल, ये सब क्षेत्र पूछ लेता है। काली मतलब शारदा नदी से, काली नदी से तिस्ता तक ये नेपाल हिमालय, और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र तक उसे हम कहते हैं असम हिमालय। और इसी में हम जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है जिसे हम कहते हैं माजुली, असम में, है ना, असम में पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश से पूरा बीच में असम वाला क्षेत्र है। तो असम में माजुली द्वीप पड़ता है जो ब्रह्मपुत्र नदी में है। वैसे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कह लेगा तो ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बगल में आप देखेंगे, लेकिन नदी द्वीप कहता है तो माजुली द्वीप, ठीक है। छोड़िए, ये तो नदी वाली स्लाइड थी, लेकिन हम चर्चा कर रहे थे हिमालय के विस्तार के बारे में, ठीक। असम हिमालय कहानी हो गई खत्म। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? अब देखिए, ये थोड़ा सा प्रश्न जो है आपको थोड़ा अंदर तक लेके जा रहा है, लेकिन ठीक है, उतना ज़्यादा आप ध्यान नहीं मत रखिए, आंसर वैसे समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले बनने वाला, जो सबसे पहले बनता है वो मेटा होता है, या हम मोनो कह लेते हैं, इस तरीके से होता है ना। तो मेटा वाले स्थिति में मेटा जाइलम जो है, हालांकि इसकी आकृति बड़ी होती है, तो सबसे पहले बनने वाला जो जाइलम होगा वो क्या होता है? मेटा जाइलम होता है। उसके बाद अन्य चीज़ें शुरू होती है ना। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा इसके अतिरिक्त? ये प्रश्न हो गया सबसे पहला मेटाजाइलम। तो पूछता है जाइलम क्या करता है? पौधों के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम, ठीक है। आपसे प्रश्न ये बनेगा, तो जाइलम क्या करेगा? ये पानी है ना, खनिज लवण पानी का क्या करता है? अवशोषण करता है, मतलब जालीनुमा रहेगा जाइलम, पानी को चूसता है। लेकिन फ्लोएम क्या करेगा? ये पौधों के अंदर भोजन को इधर उधर ट्रांसफर करता है, जिसे हम खनिज लवण वगैरह कहते हैं। पानी जाइलम
और इसको हम भोजन कह लेंगे। फ्लोएम मतलब भोजन, खनिज लवण, जो भी तत्व, एलिमेंट्स, जो भी चीज़ें चाहिए उसको पौधे को, वो सब पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है, अर्थात भोजन पहुंचाने का काम करता है। हालांकि भोजन वो तो खुद ही बनाते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। क्या बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण, यानी कि क्लोरोफिल की मदद से, जिसे हम पर्णहरित कहते हैं, उसकी वजह से वो भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न बन जाता है कि भोजन वो एकत्रित किस रूप में करते हैं? पौधे तो मंड के रूप में। ठीक है ना, पौधे भोजन को मंड के रूप में करते हैं एकत्रित। और मनुष्य क्या है? मनुष्य तो तीन ही चीज़ों का पाचन करता है, तीन ही एनर्जी होती हैं। जैसे हम प्रोटीन को कन्वर्ट करते करते एमिनो एसिड में लेके जाता है तो एमिनो एसिड के रूप में संचित रखता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है तो ग्लाइकोजन के रूप में रखता है ना, कार्बोहाइड्रेट को। और जो फैट है, वसा है, उसको पचाता है तो ग्लिसरीन के रूप में उसको एब्जॉर्ब, मतलब स्टोर रखता है बॉडी के अंदर। मनुष्य या एनिमिलिया के अंतर्गत जो भी आ जाएंगे। लेकिन पौधे भोजन को संचित करते हैं मंड के रूप में। ठीक है ना, फ्लोएम क्या करता है? भोजन का संवहन करेगा खनिज लवण का, और जाइलम पानी का। क्लियर? और सबसे पहले बनने वाला जो प्राथमिक जाइलम होता है, इसकी आकृति तुलनात्मक रूप से इन दोनों से बड़ी होती है, तो मेटाजाइलम। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। बाकियों को चर्चा मुझे नहीं लगता इसमें उतना डीप अब आएगा। ठीक है, वो उसका लास्ट प्रश्न था, मतलब लेवल के हिसाब से। कह रहा है नेरिस फेरिटिमा, जिसे हम केचुआ भी कह लेते हैं, इसका क्या है? कई बार जो है सामान्य सा वैज्ञानिक नाम से भी प्रश्न आ जाता है, तो वो भी ध्यान रखेंगे। वो सामान्य फिर कहाँ हो जाता है ना, जैसे अब मान लीजिए गेहूं का आ गया, तो हम कह लेंगे भैया गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम है वो ट्रिटिकम एस्टिवम है ना, पैंथेरा लियो, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे? शेर, बाघ का, टिग्रिस का, इस तरीके से याद रखेंगे। वैसे सामान्य से जो पूछता है होमोसेपियंस, मनुष्य का, है ना, राना टिग्रीना, ठीक है, या आपका क्या कह सकते हैं, मैंगोफेरा इंडिका, बड़ा आसान होता है। वैसे प्रश्न उसकी मर्जी है, पूछने को कभी पूछ सकता है। तो केंचुआ और हेरिडोनेरिया, जिसे हम कहते हैं जोंक, ये सब किस संघ के हैं? ये प्रश्न अलग ही है। ये क्या पूछ रहा है? किंगडम से पूछ रहा है, किस संघ के हैं। ठीक है, सिलेंट्रेटा, एनेलिडा, एस्केलेमिंथीस, आर्थ्रोपोडा। तो देखिए एक चीज समझिए, जिनकी सल्कें होती हैं, सल्कें जैसे केंचुआ हो गया, जोंक हो गई, वो एनेलिडा से ही संबंध रखते हैं। जिनकी सल्कें होती हैं एनेलिडा से संबंधित होते हैं। आमतौर पे मेरुरज्जु का अभाव पाया जाता है इनमें। ठीक है ना, सबसे प्रश्न नहीं पूछेगा, एक दो चीज़ों को ध्यान रखिए। एनेलिडा आप समझ गए हैं, केचुआ, ये सब चीज़ें। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जैसे पूछ लेता है काकरोच का, तो काकरोच आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। ठीक है, काकरोच या तिलचट्टा कह लेते हैं। इससे प्रश्न क्या पूछ लेता है कि इसका रक्त का रंग कैसा होता है? तो कैसा होता है? वाइट होता है, सफ़ेद होता है रक्त का रंग। ठीक है ना। छिपकली होती है, जो छिपकली आमतौर पे उसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जो रंग बदलने वाले होते हैं। छिपकली नहीं, क्या होता है यार वो, गिरगिट। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा बताऊं। देखिए वर्गीकी के पिता हम जानते हैं, कैरोलस लिनियस जी को कहा जाता है वर्गीकी के पिता, है ना, कैरोलस लिनियस, ये ध्यान रखेंगे। और इसमें हम देखते हैं कि चीज़ों को बांटा जा रहा था अलग अलग किंगडम में। तो एनेलिडा की चर्चा हो जाती है, आर्थ्रोपोडा से हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, तो पूछ लेता है कि सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, और काकरोच भी आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। जितने भी आमतौर पे सरीसृप वर्ग के आ जाते हैं ज़्यादातर में, सब आर्थ्रोपोडा के ही है। ठीक है, तो अब इतना डिटेल्स। हाँ, हम लोग एनिमिलिया से संबंधित हैं। एनिमिलिया, जिनमें आमतौर पे एनिमल यानी कि जानवर और मनुष्य, ये सब क्या है? एनिमिलिया से संबंधित है। इसमें भी सबसे ज़्यादा आपको अगर ध्यान रखना चाहिए तो क्या याद रखना चाहिए? प्रोटोजोआ, संघ प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जो है सबसे पहले जन्म लेने वाले संघ के प्राणी है प्रोटोजोआ। फिर हम बात करते हैं मोलस्का, संघ मोलस्का, है ना। संघ मोलस्का का मतलब जैसे जिसमें सीप, घोंगे, जिसमें क्या होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की खोल हो। मूंगे होते हैं कई बार, उसमें हम देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट की खोल होती है। तो वो किससे होते हैं? वो संबंध रखते हैं मोलस्का से, संघ मोलस्का से। ठीक है, तो बात पहले मैं करूंगा प्रोटोजोआ। तो ये सबसे पहला प्राणी है जो जन्म लेगा संसार में। तो आमतौर पे सूक्ष्म आंखों से हम देख ही नहीं, सॉरी, नंगी आंखों से हम देख नहीं सकते, बहुत सूक्ष्म होते हैं। तो प्रोटोजोआ का ही एक प्राणी है जो सबसे पहले संसार में अवतरित हुआ, जिसका नाम था अमीबा। ठीक है ना, और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां भी हम पढ़ते हैं ना,
ट्रिक क्या हो जाता है, पापा काम पर सोते हैं अदब से, सारी बीमारी खत्म, उसी में खत्म नहीं मतलब याद, ठीक है। तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत अमीबा भी आता है ना, जैसे पेचिस हो गया, अतिसार अमातिसार, तो क्या होता है ये अमीबा से ही होता है ना, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा जिंजेवेलिस, इन लोगों से इस तरीके से रोग हो जाता है। तो ये अमीबा सबसे पहला प्राणी था जो प्रोटोजोआ संबंधित है, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब जीव होते हैं। ऐसे मोलस्का से भी कई बार पूछ लेता है, मोलस्का कैसे होते हैं, जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट की खोल पाई जाती है, शंख, घोंघे, है ना। और मैं मूंगों की बात कर रहा था, तो एक हमें पता है, आपको पता होना चाहिए कि एक हमारा जो है यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश, जिसे हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। तो लक्षद्वीप जो है पूरी तरीके से मूंगों से बना हुआ, मूंगों की कॉलोनी से बना हुआ एक द्वीप है पूरा, है ना लक्षद्वीप। वो मूंगों का मतलब क्या है, वो इकट्ठा होते रहते हैं और फिर व्यंजक में यानी कि चीज़ें बदलती हैं, तापमान कम ज़्यादा होता है, तो वो जो उसमें से जो जान है वो निकल के चली जाती है, और वहाँ पे जो खोल है ना, खोल, वो खोल जो है ऐसे ही बना रह जाता है और धीरे धीरे वो पूरी कॉलोनी बन जाती है, समझ रहे ना। तो बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइए इसमें। प्रोटोजोआ मोलस्का को थोड़ा ध्यान रखिए। एनेलिडा जो सरीसृप वर्ग के आते हैं, आमतौर पे सल्कें होती हैं उनकी, है ना, और मेरुरज्जु नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो वो एनेलिडा से हैं, सिलेंट्रेटा वगैरह छोड़िए, आर्थ्रोपोडा बस इतना याद रखिए, बहुत ज़्यादा भी कंफ्यूज होकर कोई फायदा नहीं। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है, आर्थ्रोपोडा सबसे ज़्यादा जीव इसी में पाए जाते हैं, क्लियर है। तो अच्छा, ये हो गया हमारा एक सेट यहाँ पर, ठीक है। अगर मन करेगा इसमें से पोरीफेरा कई बार पूछ लेता है, तो संघ पोरीफेरा के, आमतौर पर पोरीफेरा के जो जीव होते हैं संघ पोरीफेरा के, वो ज़्यादातर आपको समंदर में देखने को मिलेंगे, है ना, कुछ इस तरीके से कॉलोनी बना के रहते हैं। ठीक है, छोड़ दीजिए अब इसको इतना ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात करेंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न होएगी इसके मामले में, क्योंकि इतने से ज़्यादा प्रश्न फिर मुझे लगता नहीं आता होगा, है ना। सॉरी, इसमें ज़्यादा जो है प्रोटोजोआ से आ जाता है, मोलस्का से भी बना है प्रश्न, कई बार देखा गया है, आर्थ्रोपोडा से पूछ लेता है, एनेलिडा से पूछ लेता है। तो बस उतनी चर्चा कर ली हम लोग। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी अपनी कोई राय हो, सजेशन हो, सुझाव हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और आप कमेंट करेंगे तो मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा, है ना, मैं काम करने के लिए और ज़्यादा उत्सुक हो पाऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों के साथ, है ना, लाइक करिए चैनल को, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ये सीरीज़ ऐसे ही आती रहेगी, आप अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।